हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्ड वर्ल्ड। यहाँ दोस्तों पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड के इस लेक्चर में हम लोग इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली यहाँ पर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, यहाँ पर पर्टिकुलरली मीनिंग में या बैकग्राउंड कह लो आप, दोनों ही है। वेल, यहाँ थर्ड वर्ल्ड में देखा जा सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज द राइज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। अब ये राइज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वाला मामला क्या है, किन कंट्रीज को या किन चीज़ों को हम लोग रिफर कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड, द क्वेश्चन कम्स आउट। वेल, ये जो वर्ड है थर्ड वर्ल्ड दैट केम अप इन द 1950s के ज़माने में ही। अब पहली बार कहा जाता है जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड वाला ये टर्म जो है यूज़ किया था, उनका नाम था एल्फ्रेड सोवे। जी हाँ दोस्तों, एल्फ्रेड सोवे ये पर्टिकुलरली फ्रेंच डेमोग्राफर है, एक हिस्टोरियन भी है। इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया वेल 1952 में। यहाँ पर लेकिन इस टर्म को पर्टिकुलरली पॉपुलराइज किया है एक अल्जीरियन राइटर है, फ्रांस फैनन। उन्होंने पर्टिकुलरली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। अफ्रीका जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। वेल, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड के बारे में कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कंसेप्ट आया कहाँ से। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दो सुपर पावर्स इमर्ज होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बिखेरने के लिए। वेल, दुनिया अब इस तरीके से बाईपोलर पावर में चेंज हो जाती है, बाईपोलर पावर बन जाती है। एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको यूएसए लीड करता है और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको यूएसएसआर लीड करती है, रशिया, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हम उन कंट्रीज को रिफर कर रहे हैं जो कि क्या हो रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ही जो सुपर पावर्स थे वो दुनिया के अलग अलग कोने में जितनी भी कॉलोनाइज कंट्रीज थी या जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, राइट, उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बारे में तरह तरह के जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, समटाइम्स मैनिपुलेशन भी देखा जा सकता है दोस्तों, अपना अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक मीन्स को पूरा करने के लिए दोनों ही कंट्री ने, दोनों ही सुपर पावर्स ने अलग अलग कंट्रीज का फायदा उठाया है और किसी भी कन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा ग्रेवेस्ट कन्फ्लिक्ट बनाने में रोल प्ले किया है। वेल, यहाँ पर एक जो कोल्ड वॉर सिचुएशन उभर कर सामने आता है, राइट, इस कोल्ड वॉर सिचुएशन में थर्ड वर्ल्ड उन कंट्रीज को रिफर करेंगे हम लोग जो अनअलाइंड होंगे, यानी दोनों ही ना ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाएंगे और ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाएंगे, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, राइट। ये अंडर प्रिविलेज कंट्रीज है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, राइट। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है ये, अंडर डेवलप्ड एंड अनप्रिविलेज, राइट। सो ये बात आपको इन शॉर्ट याद रखना है थर्ड वर्ल्ड के लिए। एट दैट टाइम मैं आपको बता दूं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आज के टाइम में नहीं बल्कि पहले पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में 1950s 1960s में इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता था पहले। वेल, इंडिया के साथ और भी जो दूसरे कंट्री है जैसे घना, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका में बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीज थे, अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत गरीब देश है ये सब। तो तमाम की तमाम ये जो कंट्रीज है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की, इनको हम लोग कह सकते हैं जो स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। कुछ लोग फ्रीडम के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ लोगों को अभी आज़ादी मिली ही थी। ऐसे कंट्रीज को हम लोग थर्ड वर्ल्ड कहेंगे दोस्तों, राइट। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। वेल, अब देखा जा सकता है दोस्तों कि कुछ अलग अलग स्कॉलर्स में अलग अलग व्यूज है, ओपिनियन है रिगार्डिंग द टर्म थर्ड वर्ल्ड, राइट। यहाँ पर डेविड हॉरोविट्ज एक्सप्लेन करते हैं द टर्म थर्ड वर्ल्ड from the point of view of economic growth, right? According to him, the countries accepting fully neither the capitalist Western economy nor the socialist planned economy or communist ideology wala mamla, but have decided to follow a path of economic growth in their own way belong to the third world, right?
सो ये एक पहला व्यू पॉइंट था। वेल, माओ तुंग द आर्किटेक्ट ऑफ चाइना सोशलिस्ट रिवोल्यूशन ओपोज करते हैं इस आइडिया को। इस आइडिया कहने का मतलब है टू द कॉल ऑफ द कैपिटलिस्ट कैंप गवर्न बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द फर्स्ट वर्ल्ड, राइट। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड अपने आप को कहलाते थे, अमेरिका एंड उसके साथ जो यूरोपियन कंट्रीज थी। सेकेंड वर्ल्ड जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली डेवलप नहीं थी, रशिया उस इसी कैटेगरी में था उस वक्त, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा रीजन्स पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया रखा था, राइट। सो यहाँ पर जो कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ एक नन अलाइनमेंट मूवमेंट का सेंस भी उभर कर सामने आता है 1950s में। यूएस पर्टिकुलरली इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू जो चीफ आर्किटेक्ट होते हैं नन अलाइनमेंट मूवमेंट का, वो एंड माओ तुंग चाइना के, इन लोगों ने पंचशील नामी प्रिंसिपल्स को भी साइन किया था, एक पैक्ट साइन किया था। अब देखते ही देखते बहुत सारे मेंबर कंट्रीज ने नन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था कि वो दोनों में से किसी ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होंगे। वो लोग बस कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस से बचना चाहते थे, राइट। सो इसके बाद लाइक JDB मिलर वो डिनोट करते हैं दोज कंट्रीज बाय द टर्म थर्ड वर्ल्ड जो विच आर नाइदर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट कंट्रीज। In his opinion, the third world is made up of those countries in Asia and Africa which are not under the control of any European power nor directed by any communist regime, right? अब पर्टिकुलरली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसा कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट थे at present, though they are independent at present, once these countries were under colonial or semi colonial rule, तो आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस ये जो कंट्रीज थी हैव अचीव देयर फ्रीडम। तो मैंने जिस तरीके से बता दिया, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, राइट। सो नंबर 2, दो फ्री थ्योरेटिकली न्यू कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनियलिज्म के बाद जिसको हम लोग डीकोलोनाइजेशन कहते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कॉलोनियलिज्म का बहुत ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस था ओवर दीज कंट्रीज, क्योंकि ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टू सम एक्सटेंट कहा जा सकता है कि वो कंट्रीज बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज थे और ज्यादा डेवलप नहीं थे, राइट। सो ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत ऑब्वियस था एक सेंस, दैट इज कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पुअर थी ये कंट्रीज, बहुत ज्यादा पुअर थी, राइट। और इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड कॉन्शियसनेस भी बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस नहीं थी, लोग सोशली बहुत ज्यादा इमर्ज नहीं कर पाए थे। यहाँ पर एडुकेशन नहीं था, सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा था, नैरो माइंडनेस थे लोग, कल्चर के ऊपर ज्यादा ब्रॉड नहीं थे, बहुत ज्यादा नैरो थे, राइट। तो एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री भी था यहाँ पर। तो ये सब फीचर्स हो सकती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। वेल, यहाँ पर जो डिफरेंसेस है, there are quite a few differences between the third world countries. The countries are not confined to the same geographical territory. They are spread over vast areas in Asia, Africa and Latin America. दूसरा, there is considerable differences in their historical development as well as in social, political and economic background, right. There can be traced in them different forms of government like monarchy, dictatorship, democracy, feudalism and feudal capitalistic structure. Well, there is also considerable difference among the third world countries with regard to their economic structure and development, right. तो most of the जो countries है जैसे वियतनाम, येमेन, क्यूबा, अंगोला, इथियोपिया, the economy is based on social structure. Indian economy has a foundation of mixed economy. तो यहाँ पर इकोनॉमी में भी थोड़ा सा चेंजेस था, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को। वेल, यूएसए एंड सोवियत रशिया, बोथ टू सुपर पावरफुल कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं दे बिकेम कीन ऑन इंश्योरिंग द सपोर्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड स्टार्टेड टू हेल्प देम इन मेनी वेज। वो हेल्प नहीं कर रहे थे, बल्कि ये मैनिपुलेशन ही था, अपना काम निकालना था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मीन्स को पूरा करना था। Well, दूसरा, staying away from polarization by the two strong power groups. The third world countries attempted to establish a peaceful environment in a world torn by jealousy and aggression, right? So ये सब कुछ चीजें थी। In modern world too, the third world occupies an important position. So यहाँ पर देखा जा सकता है दोस्तों
कि थर्ड वर्ल्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया बाय द थर्ड वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।